वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज 18 जनवरी 2022 और 18 जनवरी 2022 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे यस्टरडे डोज वगैरह क्वेश्चन पूछूंगा, इनके सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे सारे विद्यार्थी लाइक जरूर कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारी उपयोगी क्लासें आपको इस चैनल पे मिलने वाली है। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। और टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की चर्चा हम करने जा रहे हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने, नागौर के जिला कलेक्टर, जी बिल्कुल बहुत ही खास प्रतिभा के धनी नागौर के जिला कलेक्टर, नागौर के जिला कलेक्टर जिन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जिसको हम कहते हैं NHM का नया निदेशक बनाया गया। जी बिल्कुल, मैंने आपको कहा था कि वर्तमान में सरकार कुछ ही समय तक कलेक्टरों को, सचिवों को टिका पाती है और तुरंत प्रभाव से उनका ट्रांसफर कर देती है। और यही बात फिर हो चुकी है। कल बहुत सारे कलेक्टरों का तबादला हो चुका है, बहुत सारे सचिवों के जो पद है वो बदले जा चुके हैं। हालांकि हमें उनको याद नहीं करना, क्योंकि अगर हम उनको याद करते रहे तो बाकी जीके नहीं पढ़ सकते, क्योंकि सरकार ने तो मनचा 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद लगातार परिवर्तन कर रही है, खास करके कांग्रेस सरकार। तो जो मुख्य बातें हैं उन्हीं को ही पढ़ेंगे, ज्यादा ये परिवर्तन वाली चीजें हमें नहीं पढ़नी। लेकिन इस खास शख्सियत को पढ़ेंगे, नागौर के जिला कलेक्टर जी जितेंद्र कुमार सोनी जी का ट्रांसफर हो चुका है। नागौर के जितने भी लोग हैं उनके लिए जो खास प्रतिभा के धनी डॉक्टर जितेंद्र सिंह सोनी जी अब आपके जिले से जा चुके हैं, लेकिन है राजस्थान के अंदर ही, ध्यान रखना। इन्हें अब राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का निदेशक बनाया। बिल्कुल कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया, अब आप हमारे इस डिपार्टमेंट को सुधारिए। तो उसका नाम है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। तो डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी का नाम तो आपको याद रहेगा। पहले इस महान शख्सियत की तस्वीर आप जरूर देखिए। ये है जी नागौर जिले के अब पूर्व जिला कलेक्टर हो चुके हैं जितेंद्र कुमार सोनी जी। क्या बना दिए गए? NHM नेशनल हेल्थ मिशन के अब नए निदेशक बना दिए गए हैं। तो नागौर के जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का निदेशक बनाया गया है। अब ऑप्शन में देखिए, टी रविकांत को राज्य उद्योग विभाग का सचिव बनाया गया है। टी रविकांत को राज्य उद्योग विभाग का सचिव बना दिया। प्रकाश राज पुरोहित को जल जीवन मिशन के नए निदेशक बना दिया। प्रकाश राज पुरोहित को जल जीवन मिशन के नए निदेशक, और आशुतोष एनडी पेडेकर को स्वास्थ्य विभाग का सचिव बना दिया। हालांकि ये कोई पेपर में पूछा नहीं जाता, क्योंकि 2 महीने 3 महीने बाद ये ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, इनको दूसरा विभाग दे दिया जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं। लेकिन चर्चा में नागौर के जिला कलेक्टर है, तब मैंने इनकी चर्चा कर ली। ठीक है, वैसे ऐसे नहीं कि जयपुर के कलेक्टर याद करने लगे और नया कोई गंगानगर का कलेक्टर बन गया उसको याद करने लगे, ऐसे कलेक्टर को याद नहीं करना, ये पेपर के क्वेश्चन नहीं है। लेकिन बस सोशल मीडिया है और डिजिटल इंडिया हो चुका है कि तुरंत हमें पता लग जाता है, हम स्टेटस लगाते हैं हमारे जिले का ये बन गया वो बन गया, लेकिन बस मुख्य चीज ही आपको याद रखनी है। अब देखिए, बूस्टर डोज के अंदर आज हम डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी की चर्चा कर लेते हैं। बहुत बड़ी बात है, डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी सोनी नागौर के पूर्व जिला कलेक्टर। नंबर 1 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हाल ही में पुरस्कार मिला, इसलिए चर्चा में है। ई गवर्नेंस के तहत संचालित सिलिकोसिस केयर प्रोजेक्ट, ये सिलिकोसिस एक फेफड़े संबंधी बीमारी है, संक्रामक रोग है, केयर प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार दिया गया। अभी 24वां ई गवर्नेंस जो सम्मेलन हुआ था ना हैदराबाद के अंदर, वहां डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जी को सम्मानित किया गया था, यानी नागौर जिले को सम्मानित किया गया था इनके बलबूते, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। 2019 में कलाम इनोवेशन इन गवर्नेंस अवार्ड दिया गया, कलाम इनोवेशन ई गवर्नेंस अवार्ड दिया गया। और नागौर में उजाला अभियान और रास्ता खोल अभियान चलाया जा रहा है, इनके नेतृत्व में चलाया जा रहा है। मतदाता दिवस पर इन्हें पुरस्कृत किया गया था 25 जनवरी 2021 को। इन्हें नागौर जिले के अंदर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एक अभियान चलाया था, इसके लिए मतदाता दिवस पर पुरस्कार दिया गया। और ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया, इसलिए राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार भी डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी। अब याद क्या रखना है, पूर्व नागौर के जिला कलेक्टर और वर्तमान में राजस्थान NHM नेशनल हेल्थ मिशन के नए निदेशक बनाएंगे। अब इस डिपार्टमेंट को सुधारने का काम करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन आपके लिए क्लियर हो गया। दूसरा, राजस्थान के शास्त्रीय नृत्य कथक के प्रवर्तक, राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक के प्रवर्तक
जिनका हाल ही में निधन हो गया। जी बिल्कुल, हम राजस्थान की कला संस्कृति में जब लोक नृत्यों की, शास्त्रीय नृत्यों की बात आती है तो हम इस शख्सियत का नाम जरूर याद करते हैं और वो है बिरजू महाराज। पढ़ते हैं ना कि कथक नर्तक के प्रवर्तक कौन थे? बिरजू महाराज। लेकिन बिरजू महाराज जी अब स्वर्ग लोक चुके हैं, इनका निधन हो चुका है। तो प्रसिद्ध कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। साहब किसका? बिरजू महाराज जी का निधन हो गया 17 जनवरी 2022 को। बिरजू महाराज को 1983 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। बहुत बड़ा पद, बहुत बड़ा सम्मान है ये। भारत रत्न के बाद अगर कोई सम्मान है तो वो पद्म विभूषण है। कब मिला? 1983 को मिला। 2012 में विषम रूपम फिल्म में नृत्य निर्देशन के लिए इन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुत बड़ी बात हो जाती है, एक नृत्य करने वाले कथक नृत्य के बिरजू महाराज को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। 2016 के अंदर बाजीराव मस्तानी फिल्म देखी होगी आपने। बाजीराव मस्तानी में मोहे रंग दे दो लाल गाने की कोरियोग्राफी के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिल चुका। बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। बिरजू महाराज लखनऊ घराने से ताल्लुक रखते हैं। इनका जन्म भी लखनऊ के अंदर हुआ था। लखनऊ घराने से ताल्लुक रखते हैं और शास्त्रीय नृत्य, उत्तर भारत का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कथक की है। कौन सा है? कथक की है। और उसके प्रवर्तक बिरजू महाराज, तो इनका हाल ही में निधन हो चुका है। जरूर तस्वीर देखना चाहेंगे बिरजू महाराज। ये देखिए कथक नृत्य करते हैं। और इधर देखिए राष्ट्रपति के द्वारा, उस समय राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी तत्कालीन, उस समय इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया और 1983 में पद्म विभूषण दिया गया। ये चीजें याद रखना। तस्वीर देख लीजिए बिरजू महाराज की, क्योंकि तस्वीर देखते हैं आपको दिमाग में आ जाएगा जी बिरजू महाराज कथक नर्तक। और आने वाले एग्जाम में 100% प्रश्न आएगा कि कथक शास्त्रीय जो नृत्य है उसके प्रवर्तक कौन थे? बिरजू महाराज, जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके लिए। तीसरा क्वेश्चन, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के तापीय विद्युत ग्रहों की, तापीय का मतलब कोयले पर जो आधारित है, विद्युत ग्रहों की विद्युत उत्पादन क्षमता दिसंबर 2021 तक कितनी हो गई है? विद्युत उत्पादन क्षमता दिसंबर 2021 तक कितनी हो गई है? लगा लो स्टार। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा आंकड़ा पेपर में आ जाएगा। तो विद्युत उत्पादन क्षमता कह रहा है, क्या कह रहा है? विद्युत उत्पादन क्षमता। एक होते है विद्युत उत्पादित की जाती है, एक होती है जब इकाइयां चल रही होती है, उनसे इतना आइडिया लगाया जाता है कि इतनी, जैसे सूरतगढ़ थर्मल पावर है, सूरतगढ़ थर्मल पावर की 8 इकाइयां चल रही है, 8 इकाइयां चल रही है, उसकी क्षमता कितनी होगी? 2820 मेगावाट होगी। छबड़ा 12 के अंदर 6 इकाइयां चल रही है, उसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी होगी? 2320 मेगावाट होगी। ये विद्युत उत्पादन क्षमता है। तो इस मामले में राजस्थान दिसंबर 2021 तक 7580 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता, और अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम का। तो अक्टूबर 2021 में सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत गृह की इकाई से 8वीं जो इकाई है उससे वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ हो चुका है। तो पहले तो थे 6990 मेगावाट, अब बढ़कर 7580 मेगावाट होगी। इस क्वेश्चन को पेपर में पूछा जाएगा, वो सीधा सीधा ऐसे पूछेगा, दिसंबर 2021 तक राजस्थान में तापीय विद्युत गृहों की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी हो चुकी है? 7580 मेगावाट। और 3 आपको याद रखने हैं, कोटा थर्मल पावर, छबड़ा 12 और सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल। ये तीनों पेपर में आते हैं, खास तीनों महत्व रखते हैं अपने तापीय विद्युत गृहों की उत्पादन क्षमता के आधार पर। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। बूस्टर डोज में मैं बात करूंगा राज्य विद्युत मंडल। बूस्टर डोज की बात करें तो राजस्थान राज्य विद्युत मंडल 1 जुलाई 1957 को स्थापना हुई थी। राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना 1 जुलाई 1957 को। 1 जून 2000 को राजस्थान विद्युत क्षेत्र सुधार अधिनियम 1999 लागू किया गया। कब? 1 जून 2000 को राजस्थान विद्युत क्षेत्र सुधार अधिनियम 1999 लागू किया गया, जिससे राज्य में 5 विद्युत कंपनियों का गठन किया गया। कितनी? 5 विद्युत कंपनियों का गठन किया गया। कौन कौन सी? राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जिसका मुख्यालय जयपुर में, जो अभी मैंने बताई है वो काम करती है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन। एक है राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, इसका काम है विद्युत का प्रसारण करना। कहां किस जिले में? 2। तीसरी अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, इसमें 11 जिले आते हैं।
आप देखते हो ना, आपका इलाका किस के अंदर आता है, जैसे केयों का अजमेर में, केयों का जोधपुर में, केयों का जयपुर में। ठीक है, तो जब भी आप बिल वगैरह बिजली का भरते हो तो आपको वो लेता है भी कौन से आप वितरण निगम लिमिटेड में आते हो, तो अजमेर वाले तो अजमेर में, जोधपुर वाले जोधपुर में। तो अजमेर विद्युत वितरण लिमिटेड में 11 जिले आते हैं, पेपर में आता है। इनमें जिले कितने आते हैं? जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में 10 जिले आते हैं और जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में 12 जिले आते हैं। ये याद रखना, ये पेपर में पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा जयपुर में, फिर अजमेर में और फिर जोधपुर में। ये 11, 10, 12 ये पेपर में आता है निश्चित। क्यों तो बूस्टर डोज में ये स्पेशल मैंने बताइए, राजस्थान के नए ऊर्जा मंत्री पता है कौन बन गए? भंवर सिंह भाटी। ये बूस्टर डोज आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगी, कभी देख लेना। और सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कल 8 बजे से आपके लिए कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती के लिए प्रथम प्रश्न पत्र के लिए क्लास शुरू हो चुकी है। हर दूसरे दिन मिलेगी, एक दिन राजस्थान पुलिस की मिलेगी, एक दिन कंप्यूटर की मिलेगी। ठीक है, तो आज राजस्थान पुलिस की मिलेगी, ये ध्यान रखना। बाकी सुपरफास्ट क्लास हमारी चल रही है, वो आप देख रहे हो। छोटी छोटी क्लासें, बड़ी महत्वपूर्ण क्लासें आपके लिए। ये देखिए, लगा लेना स्टार। मैं तो कहता हूं परवन वृहद बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना के बारे में सत्य कथन बताइए, क्योंकि वीडियो के एग्जाम में अभी पूर्वी नहर परियोजना जिसमें 13 जिले आते हैं उसकी पूरी बायोडाटा पूछ चुका है कथन के साथ। तो आने वाले एग्जाम में पक्का परवन वृहद बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना के बारे में पूछेगा। यह परियोजना झालावाड़ के निकट परवन नदी पर निर्माणाधीन है। बिल्कुल सही है, झालावाड़ के निकट परवन नदी पर निर्माणाधीन है। राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत राशि है इसमें 7,355.23 करोड़। अब आप सोचते हो क्या राशि पूछी जाती है? बिल्कुल, राशि क्या, गांव क्या, ब्लॉक क्या, सब एग्जामिनर पूछ लेता है। इससे कोटा, बारां, झालावाड़ जिला लाभान्वित होगा। ये भी सही है, उपयुक्त सभी। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी तथ्य देखिए। इस परियोजना के तहत 1821 गांव में पेयजल उपलब्ध करवाने के साथ साथ झालावाड़, बारां, कोटा जिले के 637 गांव की 2,01,400 हेक्टेयर में सिंचाई उपलब्ध करवाई जाएगी। यह आंकड़ा पेपर में सीधा पूछ लिया जाता है। इससे कुल 2,970 मेगावाट विद्युत का उत्पादन भी किया जाएगा और 2023 तक इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अब पेपर में पूरा डाटा आ जाता है, कथन आ जाते हैं, 1 सही, 1, 2 सही, 1, 3 सही, 1, 4 सही है, तो वहां फंस जाते हैं। हम थोड़ा सा पढ़ के जाते हैं ना, परवन वृहद सिंचाई परियोजना, सीधा पहले अभी झालावाड़ परवन नाम सुना हुआ है, लेकिन ध्यान रखना कोटा, बारां, झालावाड़ लाभान्वित होता है। स्वीकृत राशि है 7355 करोड़ रुपए। ठीक है, इसमें झालावाड़, बारां, कोटा के 637 गांव है और कितने हेक्टेयर में? 2,01,400 हेक्टेयर में सिंचाई उपलब्ध होगी। विद्युत उत्पादन कितनी यहां से उत्पादित की जाएगी? 2970 मेगावाट और 2023 से ये पूरी होगी। अब देखिए, अपने देखते हैं परवन कहां से निकलती है, कैसे आती है। तो परवन नदी देखिए, यहाँ पे मेरे पास कोई नक्शा होगा, देखिए परवन नदी है, यहां मध्य प्रदेश से निकलती है। अभी कहां से? मध्य प्रदेश से निकलती है। ध्यान रखना, एक किस रूप में निकलती है? ध्यान रखना, अजनार, एक नाम कौन सा है? अजनार, एक है घोड़ा पछाड़। अजनार व घोड़ा पछाड़ की संयुक्त धारा से निकलती है। ऐसे संयुक्त धारा से निकलकर मध्य प्रदेश में, राजस्थान में झालावाड़ में प्रवेश करती है। ठीक है, झालावाड़ में प्रवेश करने के बाद ये कोटा में और बारां में बहती हुई यहाँ क्या है, किसमें मिल जाती है? परवन काली सिंध में मिल जाती है। किसमें? काली सिंध में। इसमें बारां पर एक शेरगढ़ अभ्यारण्य स्थित है। शेरगढ़ अभ्यारण्य कह दो, शेरगढ़ दुर्ग कह दो, ये इस परवन नदी के किनारे स्थित है। और आपको पता है एक छोटी सी नदी यहां से आती है, एक नदी का नाम है कालीखो। वो कालीखो और ये दोनों संगम बनाकर एक दुर्ग है झालावाड़ के अंदर जिसका नाम है मनोहर थाना दुर्ग। मनोहर थाना दुर्ग, वो इसके संगम पर स्थित है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, याद रखना, पेपर में आता है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है और ये फिर काली सिंध नदी में मिल जाती है। तो ये परवन नदी है जो पहले अजनार व घोड़ा पछाड़ नदी के संगम से निकलती है, फिर ये काली सिंध के अंदर मिल जाती है और काली सिंध कोटा में मिल जाती है, नवनेरा गांव के पास। तो ये आपके लिए खास याद रखना इसको। तो ये परवन वृहद सिंचाई परियोजना होगी, पेपर में आती है। ज्योग्राफी में बांध परियोजना से तो करंट के आते हैं, इसरदा बांध परियोजना, पूर्वी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, फिक्स। 5वां क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत खास है। राष्ट्रीय कृषि विस्तार व तकनीकी मिशन योजना में केंद्र व राज्य सरकार का हिस्सा कितना है? राष्ट्रीय कृषि विस्तार व तकनीकी मिशन योजना में केंद्र व राज्य सरकार का हिस्सा कितना है? तो केंद्र का 60 है और राज्य का 40 है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे पूछे जाते हैं। हाल ही में सिंचाई परियोजना का पूछा था ना कि जो सिंचाई है वो सिंचित परियोजना, उसमें राज्य सरकार और केंद्र का हिस्सा कितना है? तो केंद्र का 60 और राज्य का 40। वो मैंने कल परसों बूस्टर डोज में बता दिया।
राष्ट्रीय कृषि विस्तार व तकनीकी मिशन का उद्देश्य है कृषि विस्तार का पुनर्गठन और सशक्तिकरण करना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि विस्तार का पुनर्गठन व सशक्तिकरण करना है। इसमें केंद्र व राज्य का वित्त पोषण हिस्से का अनुपात 60-40 है। इसके अंतर्गत 4 उप मिशन शामिल किए गए, ये याद रखना। कृषि विस्तार पर उप मिशन, बीज रोपण सामग्री पर उप मिशन, कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन और कृषि में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्लान, ये 4 क्या है? उप मिशन है। 60-40 केंद्र और राज्य सरकार का हिस्सा है। और राजस्थान के कृषि मंत्री कौन है? लालचंद कटारिया। तो ये आपके लिए पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना सारे विद्यार्थी। नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से पीडीएफ शाम तक मिलती है और इसकी क्विज भी आपको प्राप्त हो जाती है। अब देखिए, पिछले वीडियो का क्वेश्चन था मकर संक्रांति के पर्व पर पतंग महोत्सव राजस्थान में किस जिले का प्रसिद्ध है? तो मकर संक्रांति के पर्व पर पतंग महोत्सव कहां का प्रसिद्ध है? जयपुर का। ध्यान रखना, जयपुर का। और एक विद्यार्थी ने कमेंट किया जैसलमेर का, बिल्कुल सही है, लेकिन राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है जयपुर जिले का प्रसिद्ध है। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, इसका जवाब आपको सारे विद्यार्थी कमेंट में करोगे। राजस्थान का पहला मूक बधिर कॉलेज किस जिले में खोला गया है? जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्चुअल इसका उद्घाटन किया है। अब यस्टरडे डोज क्या थी? फाल्गुन पूर्णिमा को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो आपको पता है होली बनाई जाती है। फाल्गुन पूर्णिमा अंतिम दिन होता है, उसके बाद में चैत्र लग जाता है। चैत्र की कृष्ण एकम को हम मनाते हैं गुलंडी। पीपा जी की जयंती किस महीने में आती है? चैत्र पूर्णिमा को। क्या रखना, पीपा जी की जयंती आती है। इसके अलावा हनुमान जयंती भी कब आती है? चैत्र पूर्णिमा को। जब चैत्र और महावीर जयंती किस महीने में बनाई जाती है? चैत्र महीने में। और चैत्र की शुक्ल त्रयोदशी को बनाई जाती है। शुक्ल त्रयोदशी को महावीर जयंती बनाई जाती है, ये भी याद रखना। जब आपसे पूछे ऋषभ देव जयंती कब बनाई जाती है, तो ये भी चैत्र माह में बनाई जाती है, लेकिन कृष्ण पक्ष की अष्टमी को बनाई जाती है, बस ये ध्यान रखना। अक्षय तृतीया कब बनाई जाती है? वैशाख शुक्ल तृतीया को। इस दिन अबूझ सावा होता है, ये याद रखना। द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था और उदयपुर और बीकानेर शहर की स्थापना भी इसी दिन हुई थी। अक्षय तृतीया या इसको कहते हैं आखा तीज। गोगा नवमी कब बनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को बनाई जाती है गोगा नवमी। और कृष्ण अष्टमी कब बनाई जाती है? इससे जस्ट पहले दिन, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। तो गोगा नवमी इंपॉर्टेंट है। पांचों के पांचों क्वेश्चन त्योहार के आपके क्लियर हो गए होंगे। अब फिर आज मैं त्योहारों की बात करूंगा, कल फिर मेले मंदिर की चर्चा करेंगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स किस माह में लगता है? मुस्लिम धर्म के भी 12 महीने, उसमें से किस महीने में लगता है ये बताना है। महाशिवरात्रि कब बनाई जाती है? देव उठनी 11 कब बनाई जाती है? एक होते हैं देव सैनी 11, दोनों ही बता देना मुझको, देव सैनी 11 और देव उठनी 11। जल झूलनी एकादशी कब बनाई जाती है? जल झूलनी एकादशी। और बसंत पंचमी कब बनाई जाती है? आज लास्ट है, 3 दिनों में आपके त्योहार सारे कंप्लीट हो गए। जाते जाते सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। और जिसने अब तक हमारी 2020 और 2021 की राजस्थान करंट अफेयर्स की बुक नहीं खरीदी है, ई बुक है, पीडीएफ के रूप में मिलेगी जरूर। दिसंबर 2021 तक का डाटा है, कंप्यूटर के एग्जाम के लिए, राजस्थान पुलिस के लिए, वीडियो मेंस के लिए, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सबके लिए ये कारागर साबित होने वाली है। तो इसके लिए आपको 8094496272 इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की व्यवस्था है। 50 रुपए आपको पे करने और इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसका आप प्रिंट निकाल सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, रामबाण साबित होगी। देखो राजस्थान करंट अफेयर्स की जब बात आ गई तो क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो रोज चाय के प्याले के साथ सुबह 7:30 पर हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।